सर्वविदित है कि हम सभी कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं या प्रभावित हैं। साथ ही कोरोना को लेकर आम लोगों के मन में अनेक दुविधाएं एवं भ्रांतियां हैं। सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाने के कारण अनेकों लोग काल कवलित होते जा रहे हैं। उपरोक्त बिंदुओं के मद्देनजर आज इस विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया है। विषय सबों को ज्ञात है, फिर भी मैं इसकी पुनरावृत्ति कर देना चाहूंगा। कोरोना संक्रमण, बचाव, भ्रांतियां, दिशा निर्देश, यह 3 मुख्य बिंदु है जिस पर आज हमारे मुख्य वक्ता अपने विचार देंगे। आज की इस विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार झा। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप मेरे नेतरहाट विद्यालय के सहपाठी हैं। हम दोनों ने 64 से 70 तक कुल 6 वर्षों तक एक साथ विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की एवं प्रवास किया नेतरहाट में। डॉक्टर झा दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहेरियासराय के एमबीबीएस स्नातक हैं। इन्होंने इसी महाविद्यालय से एमडी मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात निहेम्स न्यूरो मेडिकल साइंस बेंगलोर से न्यूरोलॉजी में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। कालांतर में रिम्स रांची के मेडिसिन विभाग में अपनी सेवा देते हुए 2018 में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में मेडिसिन विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एवं समाचार पत्रों में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अनेक लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। साथ ही अनेक मंचों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपका व्याख्यान भी 15 मिनट छड़ना आयोजित किया गया है। कोरोना संक्रमण पर आपका विशेष अध्ययन एवं अनुभव रहा है और संप्रति आप ऑनलाइन सलाह भी आम जनता को देते हैं और अनेकों लोग इनके सलाह से लाभान्वित भी हुए थे। उम्मीद है हम सभी इनके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। अब मैं डॉक्टर शैलेश जी से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेखनी के धनी, ऊर्जावान, विदेशों में भी अपने अमिट छाप छोड़ने वाले, गहन चिंतन मनन अनुभव का लाभ लेने हेतु आज इस जीवन रक्षक कार्यक्रम मार्गदर्शन उद्बोधन हेतु आत्मीय निवेदन है आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र झा जी। मैं आत्म निवेदन करूंगा आपसे, आप अपने उद्बोधन हेतु। शैलेश जी, आदरणीय विद्या भारती संगठन के सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण एवं जो इस अवसर पर आज उपस्थित है, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कठिन समय में इस कठिन विषय को लिखा है ताकि मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो अनुभव है और जो मैं इसके बारे में जान सका हूँ वर्षों से, कई वर्षों से, तो यह मैं आपसे साझा कर सकूंगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफल होंगे ही। सर्वप्रथम मैं भगवान विष्णु और उनके मानव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करना चाहूंगा, जिनके कारण हम यहाँ हैं और भगवान की कृपा के बिना इस आतताई वायरस से शायद मुक्ति मिलना असंभव सा जान पड़ता है। वैज्ञानिक होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि हम आध्यात्म से दूर नहीं हो सकते और इसके सामंजस्य के बिना विज्ञान अपने कार्य में पूर्णतः सफल कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं वंदना करूं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानुगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थिति यद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मेरे इस श्लोक का मतलब ये कि हम इस जिस स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं ये अत्यंत ही भयावह है, क्योंकि यह कोरोना वायरस के आने का कारण ये हुआ है कि हम कहीं न कहीं प्रकृति से दूर हो गए हैं और इसका यह प्रभावी है कि हम एक चमगादड़ से निकला हुआ वायरस जो पेंगोलिन नाम के एक या फेरेट नाम के एक जीव को होते हुए मनुष्य में प्रवेश करने लायक हो पाया, या फिर किसी चाइनीज लेबोरेटरी के मदद से यह संक्रमण जो है पूरी दुनिया में फैल पाया। यह कहीं न कहीं हम प्रकृति से कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके वजह से यह वायरस इस रूप में इस विभीषिका को लेकर यहाँ आया है। यह मुझे कहने की जरूरत इसलिए हो रही है कि यह वायरस, क्योंकि आरएनए वायरस है, बड़ा प्रिमिटिव वायरस कहते हैं, बड़ा ही मतलब इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यह बड़ा ही प्रिमिटिव या बड़े ही प्रारंभिक योग्यता रखने वाला यह वायरस है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो खराबी ये है कि यह अपना रूप बड़ी आसानी से बदल सकता है। जितने बार ये शरीर में प्रवेश करेगा कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही निकलेगा। इसलिए जैसे ये संक्रमण बढ़ता जाता है, इसकी बदलने की गति भी बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि हम डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट, जो हम नहीं कहना चाहते फिर भी कहना पड़ रहा है, जिसको हम लोग B1.167 कहते हैं, तो ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट जो है जो हमारे हिंदुस्तान में आया, जिसकी वजह से भी हम कहर को ढो रहे हैं, कहर भोग रहे हैं, इसका कारण यह हुआ है क्योंकि यह वायरस जो है बड़ा ही विचित्र है और यह कई रूपों में अभी भी आ सकता है। हम लोग दूसरे वेव में हैं, जल्दी ही हो सकता है तीसरा वेव भी आए। कैसे यह जाएगा अब तक वैज्ञानिकों को नहीं पता, इसलिए हम भगवान के शरण में हैं, क्योंकि जहां पर मनुष्य विज्ञान की मदद तो लेता है, लेकिन वह अपने आप में वह संपूर्ण विजय नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका भी जो जिसको सेरेंडिपिटी कहते हैं, ये जो अनायास कोई विज्ञान का सूत्र मिल जाना जो कि उसको काबू में कर ले, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। भले ही हम आस्तिक हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भी समझते हैं, उनके हाथ में भी जो शस्त्र मिलता है या जो हमारे पास जो जानकारी आती है, वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है, जो उसके माध्यम से वह परिलक्षित होता है। आप याद करिए दिसंबर 2019 का दिन, 30 दिसंबर का वो दिन था जब चाइना ने यह स्वीकार किया, जबकि घटना चल रही थी पहले से, कि यह वायरस जो मेरे देश में है और यह मेरे देश से लोग जो बाहर गए हैं इस बीच में कई महीने से, ये निमोनिया, वायरल निमोनिया जो चल रहा था, वह मेरे देश से फैला है और यह वायरल निमोनिया है, ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, जो कि वेट मार्केट से निकला। अब ये समझ लें कि जाने के बाद जब फैला ये, तो त्राहिमाम था पूरा अमेरिका, जो कि सबसे विकसित देश और सबसे प्रभावशाली देश है, वह भी अपने यहाँ कुछ खास कारगर काम नहीं कर पाया। इनफैक्ट अविश्वसनीय स्थिति हो गई उनके यहाँ, उन्होंने माना नहीं और हजारों लोग, लाखों लोग मरे। अब हम लोग इसको भोग रहे हैं, इस कहर को देख रहे हैं। यह वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले काम क्या करता है? जब हमारे शरीर में आता है तो ये आने का माध्यम बड़ा स्पष्ट, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये श्वसन नली से अंदर प्रवेश करने वाला वायरस है। मुंह से भी जाता है, लेकिन
कहीं ज्यादा श्वास की नली से। जैसे ही जाएगा तो हमारे नाक में आएगा, मुंह में आएगा, और वहाँ के जो एपिथेलियल टिश्यूज जो है, जो कवरिंग जो लेयर होता है, उसको प्रभाव करते हैं। और ये वायरस जो है वहां पर, जिसका एक प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं एस प्रोटीन, है ना, स्पाइक प्रोटीन। जो वायरस, कई प्रोटीन है उसमें, 4 मेजर प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और 19 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन उस वायरस को बनाता है। तो उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन में एक एस प्रोटीन अटैच करता है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के ACE2 रिसेप्टर से। ये ACE2, ACE2 हम लोग कहते हैं, ये जो ACE2 रिसेप्टर है, ये हमारे एपिथेलियल सरफेस पर है, और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं ज्यादा है बाकी और भी किसी दूसरे टिश्यू से। इसलिए यही कारण है कि हम सांस लेने के साथ संक्रमित होते हैं, और हमारे सेल्स में जैसे ही वो वायरस का एस रिसेप्टर, S1 और S2 दो प्रकार हैं उसके, S2 रिसेप्टर से जुड़ता है, वहां पर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है हमारे संक्रमण की। और हम शीघ्र ही हमारे शरीर में हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है, शरीर के अंदर जो एक रोकने की क्षमता, किसी भी बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, सबको रोकने के लिए हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है, जो हर एक में काम करता है। तो जनरल इम्यूनिटी है, जो इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, वो अटैक करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इसमें मैक्रोफेज, आपने नाम सुना हो शायद, तो वो वो रोक लेता है, वायरस को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वायरस अगर मजबूत हुआ तो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी काम नहीं करता, फिर अंदर की तरफ चला जाता है। और अंदर की तरफ जाने का मतलब हुआ दोनों तरफ से, उसके निचले सतह पर जाता है और नीचे भी चलता चला जाता है। यानी कि हमारे जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है, उसके अंदर धीरे धीरे मुंह और नाक और नेसोफेरिंक्स से नीचे की तरफ चला जाता है, और वह धीरे धीरे लंग टिश्यू तक, जिसे एल्विलाई कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी हमारा जो यूनिट है, वहां तक पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद यह जो फेज है, तब तक एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना शुरू करता है, जिसमें हम लोग बी सेल और टी सेल्स होते हैं हमारे। ये शुरू में उसको रोकने की कोशिश करते, लेकिन जब संक्रमण बढ़ता है, वहां तक भी बढ़ गया, तब इसका एक तीसरा फेज शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज, जिसका कि अंतिम रूप है साइटोकाइन स्टॉर्म। आपने नाम सुना होगा शायद, इसके बारे में तो हम लोग सालों से चर्चा कर रहे हैं। यह जो साइटोकाइन स्टॉर्म का जो फेज है, सबसे भयावह है, जिससे लोग मरते हैं। तो अगर आप शुरू के कुछ दिनों में, जबकि वायरस आपके पास आया ही था, जब आपको कोई खास तकलीफ नहीं थी, जब आप दूसरे लोगों को ये वायरस बांट रहे थे, उस फेज में एसिम्प्टोमेटिक थे आप सोचते थे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आपको हो चुका था थोड़ी मोड़ी खांसी, थोड़ा मोड़ा नाक से पानी आना, थोड़ी मोड़ी दिक्कत, वो शुरू का फेज था, जब आपने दूसरों को बांटा, घर के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोस के लोगों को। अब यह जो वायरस है, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जब आपको बुखार शुरू हुआ, बुखार, हल्का फुल्का बुखार, धीरे धीरे बुखार बढ़ता चला गया, खांसी बढ़ती चली गई। कुछ देर के बाद सांस की भी दिक्कत, क्योंकि आप मुश्किल से भी आप सीढ़ी पर चढ़े, दौड़ कर जाए, इस तरह की एक्टिविटीज में थोड़ी तकलीफ की तरफ चला गया है, वो लंग के तरफ चला गया है, और आपका जो फेफड़ा है वो संक्रमित हो गया। यह जो तीसरा फेज जो है, जब फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, जब आप साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में आप घुस जाते हैं, तो आपका शरीर जो है पूरी तरह संक्रमित, आप वायरस को रोक नहीं पाए, क्योंकि आपके पास उस तरह की इम्यूनिटी उस वायरस के खिलाफ नहीं बनी थी जो पहले वायरस के एक्सपोजर वैक्सीन हमको देता है ना। वैक्सीन जो है एक तरह का वायरस ही है, जिसको हम लोगों ने ऐसा बना दिया जो कि वायरस के दुर्गुण से मुक्त हो, लेकिन जो अच्छाई है उसकी हमें इम्यूनिटी देने की, वह उसके पास रह जाए। तो इस तरह से जो वायरस शरीर के अंदर चला गया, जो इन्फ्लेमेटरी फेज में चला गया, जो साइटोकाइन स्टॉर्म के फेज में चला गया, वह जो है बड़ा ही विपदा का कारण है। और यह हमारे शरीर को शीघ्र ही पूरी तरह से नाकाबिल कर देता है। हम सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिरने लगता है, और आप अब मरने जीने की स्थिति के पास आ जाते हैं। अब ये सोचिए, एक भला चंगा आदमी
जो आज से 1 हफ्ता पहले बिल्कुल घूम रहा था, फिर रहा था, कहीं उसको दिक्कत नहीं थी, अभी वो सांस के बिना मर रहा है, ऑक्सीजन उसके शरीर में जा नहीं पा रहा है। और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो मेटाबॉलिक मेन फ्यूल है, उसी से ग्लूकोज या जो भी सब्सटेंस हमारे शरीर में बनते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीजन की मदद से वही उसको जलाने का काम करता है। तो जब वही नहीं रहेगा तो बाकी खाना पीना जो है वो कहीं तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा नहीं। तो आप और हम जो है जब इस बीमारी के गिरफ्त में आते हैं तो हमारा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो आपका सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद है, एनर्जी बंद है, तो आप नीचे आ गए। अब ये जो ACE2 रिसेप्टर्स के बारे में बता रहा था आपको, जो रेस्पिरेटरी पैसेज में होते हैं, ये ACE2 रिसेप्टर सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज में ही होते हैं ऐसा नहीं है, शरीर के अन्य भागों में भी होते हैं। इसलिए वो कई बार कई लोगों को डायरिया भी होता है, कई लोगों को पेट की दिक्कत होती है, कई लोगों को हार्ट की दिक्कत हो जाती है, कई लोगों के किडनी को का संक्रमण हो जाता है, कई लोगों के ब्रेन में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो यह जो है ये मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन पैदा कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है, सब में नहीं होगा, कुछ लोगों में होगा। और जब होगा तो आप कई तरह से परेशान होते हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वह बड़ी मुश्किल में हो जाती है, आप मृत्यु के नजदीक आ जाते हैं। यह जो विषम स्थिति है जो कि आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर भला चला चंगा आदमी, जिसकी भगवान ने जिसको 50 साल की उम्र दी हो, 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, कई बार हमारे यंग लोग जो अभी खासकर इस वेव में हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में, औरतें जिनको पिछली बार नहीं पकड़ रहा था, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, स्वस्थ लोगों को यह बीमारी पकड़ रही है और कई लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे कई यंग डॉक्टर जिनकी उम्र 30 साल 35 साल में, कई स्टूडेंट मारे गए हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जोर से काम किया, ज्यादा, और कहीं ना कहीं सावधानी चूक भी हो सकती हुई हो, कई बार कड़ा कहना कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि डॉक्टरों का काम ऐसा होता है कि मरीज के पास आप नहीं जाएंगे, अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो शायद वो भला नहीं होगा। तो हमारा काम ही ऐसा है कि हम लोग इसमें चपेट में आ जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स पिछले 1 साल में मारे गए। हमारा जो एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी किया था पिछले साल, इस वेव के पहले करीब 1000 करीब लोग मारे गए थे। आप सोच लीजिए 1000 बहुत बड़ा नंबर होता है। हमारे युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो करीब 400-500-600 लोग मारे गए थे, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है हमारे, और एक इनविजिबल आर्मी के साथ, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम छू नहीं पाते, जिसको कहीं हम सिर्फ सोचते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ये विज्ञान बता रहा है आपको, यह हम लोग देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, हम लोग देख पाते हैं डिफरेंट टेस्ट से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो ये वायरस है जो जानलेवा है, और ये वायरस से बचना ही एकमात्र सबसे जरूरी काम है। और वैक्सीन लेना बचने का एक तरीका है, मास्क पहनना बचने का एक तरीका है, बड़ा ही कारगर तरीका है, जब तक सारे लोग वैक्सीन नहीं ले लेते। और हमारा देश जहां 140 करोड़ के करीब लोग हैं, जिसमें वैक्सीन आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले से, जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीन, डॉक्टरों को हुआ, कई डॉक्टर उसके बावजूद भी उसमें फंसे। मरनों की संख्या काफी कम है, इसमें कोई शक नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ले ली थी, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी मरे हैं, क्योंकि ये भी जो वैक्सीन है उसे 70 से 75% लोगों को बचाती है, 20-25% लोगों को नहीं बचा पाती है। ऐसे वैक्सीन हमारे पास अब तक नहीं आ पाए हैं जो इंडियन वेरिएंट के खिलाफ 80% से ज्यादा लोगों को बचा पाए। तो लेकिन फिर भी 20% लोग बचेंगे, उनके बचाने का तरीका मास्क पहनना ही है, दूसरा नहीं है। क्योंकि मास्क की खूबी है, जिसको N95 कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि 95% वायरसेस नहीं जाएंगे आपके अंदर, अगर आप उसको तरीके से पहनेंगे तो। अगर आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनते हैं जो आसानी से मिल जाता है, ट्रिपल लेयर नॉट 2 लेयर जो अक्सर मिलता है, जिसमें कि 3 लेयर होता है जो वायरस को रोकने में मदद करता है, उसमें आप करीब 70% तक वायरस को रोक सकते हैं। लेकिन अगर नहीं वायरस को रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा मात्रा में वायरस वहां पर हो जहां पर आप
इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों से, खासकर ऐसे लोगों से जो बीमार हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको जब हम डॉक्टरों हम जब जाते हैं आईसीयू में मरीजों से मिलने, देखने उसको, मदद करने उसको, तब तो हम जानते होते हैं कि हम वायरस वाले से मिल रहे हैं, जिसके पास वायरस निकल रहा है उसके शरीर से, उसके सांस से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जब मिलते हैं लोगों से, क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है? क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक फेज में उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, आपके मित्र ही हैं, वो ठीक ठाक है, उनको लग नहीं रहा है कि बीमार है, वो अपने को घर के अंदर बंद नहीं किए हुए। लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो वायरस के जो कीटाणु है, विषाणु है, यह आपके नाक में, आपके सांस की नली में वो डाल देते हैं अनजाने ही। उनको शायद पता नहीं होता है कि वायरस क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक फेज में है या प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में है, जो कि उनको तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन बीमारी उनके आ गई 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद पता चले उनको शायद। यह जो 1 हफ्ता पहले का फेज है, जिसमें बीमार होने के पहले का, ये बड़ा ही मुश्किल फेज है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक हेल्थ के एंगल से, क्योंकि हम लोग उस फेज को रोकने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो यह बढ़ता ही जाएगा। और उसको रोकने का एकमात्र तरीका है मास्क को पहनना और दूरी बनाए रखना, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यह बड़ा निश्चित हो गया कि 2 गज की दूरी काफी नहीं है। 2 गज की दूरी, इसके बारे में हम लोग पिछले बार बहुत बात कर रहे थे, अब इस साल वो बात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एरोसोल ट्रांसमिशन जो कहते हैं, कि जब वायरस निकलता है उसके अंदर अगर थोड़े जल वाष्प के कण जुट जाए उसमें, तो वो फ्लोट करने लगते हैं एयर में, जो हम एरोसोल कहते हैं, और ये कई घंटे तक रह सकते हैं, खासकर क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, कमरे के अंदर, हॉल में, शादी और इस तरह की एक्टिविटीज में जहां पर लोग सैकड़ों की तादाद में आता है या 50 की तादाद में हो, अगर आपके नजदीक आ गए, सर्कुलेशन उसका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है, तो वहां पर यह वायरस आपको जाएगा आपके पास। अगर आपके शरीर को रोकने की क्षमता भगवान ने ना दी हो, जो आप जानते नहीं है, वो फैक्टर एक्स है, आप कितने भी इम्यून फूड खाएं, जो कि इसका बहुत प्रचार हो रहा है, वो सब बकवास है, उससे कुछ नहीं होना है। आपको बचना है, क्योंकि बचने से ही आप बच रहे हैं। आप चाहेंगे, हम कितने बड़े बड़े पहलवान, लंबे लंबे लोग जो मसल बनाकर जिंदगी भर रहे, वो घायल हो गए, मर गए। तो आप यह मत सोचें कि मैं बड़ा ही योद्धा रहा हूं जिंदगी में, हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, इस लड़ाई को जीत पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको वस्तुस्थिति की जानकारी देना चाह रहा हूं। यह जो वायरस है, यह आपके इम्यून सिस्टम जो फैक्टर एक्स है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा बिहेव करूं। कई लोग जो कई मोटे हैं, जो मोटापा बड़ा ही खराब माना जाता है, इस वायरस के लिए भी खराब है। अगर आप संक्रमित हो गए और अगर लंग के अंदर चला गया, साइटोकाइन में चले गए, तो मोटापे लोगों की तो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उसके पहले हमने कई लोगों को देखा है, मोटे मोटे लोगों को थोड़ा मोड़ा हुआ निकल गए, जबकि हम लोग समझते थे बहुत मुश्किल होगा। ऐसे मेरे कई पेशेंट्स थे जो बड़े मोटे थे, मैं डरता था कि ये आदमी तो गड़बड़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, निकल गए। और कई दुबले पतले फिट लोग मर गए। तो ये सोचना कि ये सारे फैक्टर्स सब रिलेटिव फैक्टर्स हैं, आपके हाइपरटेंसिव होना, हार्ट का बीमारी होना, डायबिटिक होना, हाइपोथायराइड होना, या मोटापा होना, या किडनी डिजीज होना, लिवर डिजीज, ये सब के सब पॉइंट्स तो हैं, स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बावजूद भी लोग बच जाते हैं, इसके नहीं रहने के बावजूद भी लोग मर जाते हैं, हमने देखा है। इसलिए कृपा करके आप मतलब खुशफहमी में ना रहे कि आप अगर इन बीमारियों से मुक्त हैं और आपने अच्छे खाने खाए, जिंदगी भर अच्छी जिंदगी जी, वो काफी नहीं है। आप उससे घायल हो सकते हैं और मारे भी जा सकते हैं। इसलिए कृपा करके जो बचने की जो तरीके हैं, जो आप जानते हैं, इनफैक्ट उसमें और कुछ जुट गया है, क्योंकि एरोसोल ट्रांसमिशन की बात आ गई बहुत जोर से। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, कई मतलब एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, ऐसे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स भी आए, जिसमें कहा गया कि दूर के लोगों को हो गया, जो सिर्फ कमरे में थे लेकिन अगल बगल में नहीं थे, उनको हो गया। कई बार जो है वो खुली जगह में थे, जैसे कुंभ स्नान की बात हुई, जहाँ आस्था, ज्ञान
दोनों जुटना चाहिए। भगवान का नाम हम बिना कुंभ में स्नान किए भी ले सकते हैं। मैं ऐसा मेरा सोचना है। मैं कई लोग हमारे खिलाफ होंगे इन बातों पर। हम वैज्ञानिकों को जिनको आती है, उस हिसाब से आप इतनी बड़ी संख्या में अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं, अगर खुली जगह हो तब भी वहां पर संक्रमण की अच्छी खासी स्थिति आती है। हमें चाहिए था हमारे जो योगी संत महात्मा जो लोग इन चीजों में थे, शायद उनको ध्यान देने की जरूरत। मोदी जी को कहना पड़ा बाद में कि आप इसको छोटा करें, बंद करें, तब ये लोग उन्होंने छोटा कर दिया इसको। शायद इसके पहले ही होना चाहिए था। तो ये संक्रमण जो इस तरह से बुरी तरह से फैला है पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में इस बार, वो शायद नहीं होता अगर हम लोग इलेक्शंस को छोटा करते और इस तरह के आयोजन को दूर आते। क्योंकि आदमी सारी दुनिया है, सारा कुछ उसी के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सारे धर्म का निचोड़ यही है कि आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, तभी आप अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आपका शरीर ही घायल हो गया, अगर नाकाम हो गया, तब आप कुछ नहीं कर सकते। और आदमी ही की तो जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है जो देश को, दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसलिए ये बड़ा ही जरूरी है कि हम इस बात को समझें। हम लोग समझे कि हम किस तरह से बचते हुए, प्रकृति को बिना छेड़छाड़ करते हुए ऐसी जिंदगी की कल्पना करें और ऐसी जिंदगी को जिए जिसमें कि हम एक अच्छी जिंदगी, जिसमें कि आध्यात्म भी हो, विज्ञान भी हो, एक नैतिक वातावरण हो, और जिससे कि हम अच्छी आयु मिले हमको और हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें। ये तो शायद सबको ही चाहिए, सबकी बस की बात नहीं। अगर आप बीमार हो गए, मैं कुछ ये बात भी कहना चाहूंगा कि बचाव से बाहर है ये, कि अगर आप बीमार हो गए, अभी तो कोई भी बुखार कोविड है। अगर आपको सर्दी खांसी हो तो बिल्कुल ही है, सर्दी खांसी ना हो तो भी कोविड। ये सोच कर चले आप। घर में एक आदमी को भी हुआ, उसको आप अलग कर दें। अगर एक भी आदमी को हुआ तो जल्दी ही 2, 3, 4, 5 सबको होने जा रहा है, उसको अलग कर दें और बाकी लोगों को अलग कर दें। ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम हमेशा घर के अंदर मास्क पहन कर रहें, तभी आप बच सकते हैं। हमने कई बार देखा है लोगों को, पूरे घर के लोग एक साथ हो गए, समझा नहीं उन्होंने। पहले जो 2, 4, 5 दिन थे, जब तक समझते समझते देर हो गई थी, सबको हो गया। अब कोई मदद करने के लिए नहीं है वहां पर, ऐसी स्थिति हो गई। कोई पड़ोस का आदमी, कोई घर का आदमी भी मदद करने के लिए नहीं आने के लिए तैयार है इस बीमारी में। ऐसी स्थिति है। लोग मरते हैं, उनके शव यात्रा में जो भारी भीड़ होती थी जो पहले के दिनों में, अब लोग जा ही नहीं सकते। और नहीं जाने का मतलब मेरा ये है कि उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी इच्छा है, वो अपना अंतिम दर्शन करे उस महानुभाव का, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि बीमारी लेकर आएगा अपने पास जो कोई नहीं चाहे। उसके घर के लोग नहीं आए, उसका लड़का नहीं आएगा क्योंकि वो दूर दराज में है, वो आ नहीं सकता। पहली बात तो आएगा तो बीमार होकर जाएगा यहाँ से। मैं अभी हाल में हमारे एक मित्र थे, उनके लड़के की शादी थी। वो आया, लड़का, उसका जो चाचा होता था, वो आया अमेरिका से, आया यहाँ पर, वैक्सीनेट हो चुका था, एक बार वैक्सीन मिल चुका, दूसरा नहीं पड़ा था उसको। वो भी अच्छा वैक्सीन, जो अमेरिकन वैक्सीन है, बायोएनटेक का, फाइजर वालों का। उसके बावजूद यहाँ पर आने के बाद 5 दिन के अंदर बुखार हुआ, यहाँ पर 1 महीना पड़ा था। वो संभल गया, वो हम मतलब संपर्क में आ गया था, समझ गया था बात, उसकी जान बच गई। लेकिन कहने का मतलब ये कि इसकी भयावहता पूरी है, इसको आप बिल्कुल आसानी से ना लें। दूसरी बात, डॉक्टरों की तरफ से सलाह ही संभव है, करना तो आप ही को होगा। 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास थर्मामीटर घर में जरूर होता होगा, पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं। फीवर के लिए हम लोग सब लोग जानते हैं, बुखार हो तो थर्मामीटर से मापे आप। आपके पास आजकल एक ऑक्सीमीटर घर में होना चाहिए, हर एक के घर में, जिसका कि दाम पहले 1000 रुपये होता था, आजकल बढ़ के 3000, 4000, 5000 रुपये, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होता था ज्यादा, वो सब कम हो गया है और जो भी कारण हुआ। उसी तरह से ग्लूकोज मॉनिटर होना चाहिए। डायबिटिक
ये जो स्टेरॉइड की थेरेपी जो हम लोग देते हैं उससे कई लोग जो प्री डायबिटिक होते हैं डायबिटिक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो 50% लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटिक है। 50 ना भी 30% लोग जरूर हैं जिनको कि पता ही नहीं वो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। ऐसे लोगों को स्टेरॉइड देने के बाद डायबिटीज सामने आ जाता है। तो कई लोग जो पहले नहीं डायबिटिक थे, जिनको पता नहीं था, वो डायबिटिक हो गए हैं। कई लोग प्री डायबिटिक थे, डायबिटिक। इसलिए ग्लूकोज मॉनिटर भी आपके घर में होना चाहिए ताकि आप देख पाए कि हम डायबिटिक तो नहीं है बीमार होने के पहले ही, ताकि अगर बीमार हो गए तो आप डॉक्टर को बता सके कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। ताकि आपने सुना होगा म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस का बड़ा हल्ला चल रहा है इधर पिछले 10 दिन से, है ना। क्योंकि सिर्फ गुजरात में 500 मरीज पाए गए हैं जिनको कि कोविड होने के साथ साथ ब्लैक फंगस की बीमारी हो। क्योंकि स्टेरॉइड पड़ा, डायबिटिक थे, कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था, सबको ब्लैक फंगस पकड़ लिया। ब्लैक फंगस पकड़ने का मतलब हो गया बड़ा मुश्किल, क्योंकि फंगस को मारना आसान नहीं है। वो बैक्टीरिया वायरस से भी कठिन इसलिए है क्योंकि फंगस को मारने की दवा बड़ी थोड़ी है, 2-3 दवाई है बस। वो सब की सब दवाई जो है स्कार्स है, बनाना बंद हो गई क्योंकि बीमारी पहले थी नहीं है। अभी लोग ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, कहाँ से लाए कहाँ से लाए ना। ऑक्सीजन की जैसे अफरा तफरी बच गई, उसी तरह से एम्फोटेरिसिन बी जो उसकी दवाई है और फोसोकोनाजोल जो दवाई है वो मिलती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया। लोग होर्डिंग करने लगते हैं, हमारे यहाँ तो वो चक्कर है। तो मिला जुला कर ये हालत जो है बड़ी मुश्किल है। हाथ धोने की बात जो उसकी चर्चा में थोड़ी देर के लिए कर दो। आपको हाथ हमेशा कोशिश करिए साबुन और पानी से हाथ धोए, सिर्फ सैनिटाइजर से नहीं। वो है जब आप बाहर जाते हैं जहां साबुन पानी नहीं है वहां के लिए। और कम से कम जब भी आप धोएं उसको, तो अगर आप साबुन पानी से धोते हैं तो 40 सेकंड तक धोएं, पूरी तरफ से उसके उंगलियों की पोर तक जाए, आप दोनों तरफ हाथ के जाए। उसी तरह से सैनिटाइजर जो यूज करते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। जो सैनिटाइजर या साबुन पानी का जब हम प्रयोग करते हैं तो किस तरह से प्रयोग करना सही होगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप जब भी नाक मुंह में, जिसको खासकर कई लोगों को नाक में उंगली डालने की, मुंह में उंगली डालने की आदत होती है, ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है कि वो ऐसी आदतों से बचें और कोशिश करें कि जब भी उसको मौका मिले वो सैनिटाइजर का प्रयोग, कम से कम साबुन पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आप कहीं किसी के यहाँ, अगर आप आजकल तो जाना आना बंद ही है, जाते हैं तो उसके घर में पहले जाके आप साबुन पानी से हाथ धोए, ना कि सैनिटाइजर का उपयोग करें। क्योंकि सैनिटाइजर से कई लोगों को हाथ की डर्मेटाइटिस हो जा रही है, एक भारी मुश्किल शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप समझ गए कि ऑक्सीजन की बीमारी है। अंततोगत्वा ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन बनाकर देने की जरूरत होगी। इसके लिए कई मशीनें हैं जो बाजार में मिलती हैं, जिसको हम लोग कंसंट्रेटर कहते हैं, और फिर ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन बैरल्स है, जंबो फैसिलिटीज है। तो वहां मिला जुला के जो ऑक्सीजन ला के ऑक्सीजन भारी कमी होगी। हमने आज पढ़ा कि गोवा में कल 19 लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन हॉस्पिटल को नहीं था। कुछ दिन पहले 8 लोग मरे थे उसी शहर में। इस तरह की घटना मैं तो जानता हूं कि ये घटना रांची में भी हुई है, सुनने में मुझे आया, क्योंकि कुछ दिनों के लिए रांची में भी सप्लाई नहीं था, जबकि यहाँ स्टील प्लांट जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी है, भले वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जो उसकी प्योरिटी थोड़ी कम है, इसके बावजूद भी वही एक सोर्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन शुरू के दिनों में जब अफरा तफरी मची थी, तब यहाँ भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी। कम से कम उसका जो चाहिए था लेवल वो नहीं था, वहां पर कम होकर देना पड़ रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप बीमारी से बचें, ना कि आप ऑक्सीजन का इंतजार करें कि मेरे घर में कॉन्सेंट्रेटर है मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो एक दूसरा फिनोमेना जो आजकल आया है वो आया है पोस्ट कोविड का। साल भर से ज्यादा हो गया ये बीमारी भी शुरू हुई। हमारे पास कई लोग आए हैं जो कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन कोविड के बाद उसका फेफड़ा खराब हो गया, क्योंकि जब एडवांस कोविड हो गया तब तो फेफड़ा का अच्छा खासा जो भाग है वो खराब हो जाता है। तो आप जिंदगी भर के लिए या लंबे समय के लिए आपका फेफड़ा जो है लिमिटेड एक्टिविटी के लिए रेडी है आपके लिए, तो आप जो है कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिंदगी जीने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसको नहीं होने दें, नहीं होने दें। और यही एक कारण है कि हम लोग बार बार ये बात कहते हैं। डॉक्टर लोग बड़े निराशावादी हैं शायद,
क्योंकि वो ज्यादा देखते हैं इन चीजों को, नजदीक से देखते हैं। आम लोगों को लगता था हाल हाल तक कहीं तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। संभवतः कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी कि क्या ये होने जा रहा है। कई बार कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, हमने देखा है ऐसा संभव है, क्योंकि जब ब्रिटेन में हो रहा था, जब कई देशों में हो रहा था, साउथ अफ्रीका, ब्राजील में हो रहा था, तो दूसरे वेव चल रहे थे वहां पर, लेकिन हम लोगों ने उसको समझा नहीं, वहां गलती हो गई। कहीं ना कहीं हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि आप जो है ये आप जो दे रहे हैं ये कोविशील्ड की वैक्सीन, उसको आप क्यों नहीं 3 महीने के बाद दे रहे हैं? आपको 2 महीने का डोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप कई लोगों को बांट पाएंगे। हमने 2 चिट्ठियां लिखी उनको अपने 2 महीने पहले, क्योंकि 6 मार्च को ही आर्टिकल पब्लिश हो गया था जो मल्टी ऑथर 50 लोगों ने उसको लिखा था, 50 वैज्ञानिकों ने। कोविशील्ड की वैक्सीन को आप 3 महीने के बाद तक भी देंगे तो फायदा ही है, घाटा नहीं। लेकिन यह मैसेज नहीं गया। 1.5 महीने, 1 महीने फिर 1.5 महीने की बात हुई, इसके वजह से हम लोगों ने जो है इतना सारा वैक्सीन बर्बाद किया उसको, क्योंकि कोविड 3 महीने के बाद देते हैं, शायद ज्यादा लाभ है बनस्पत की 1.5 महीने में देने का। लेकिन यह जो छोटी सी बात थी, यह लोगों तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से हम लोग लाखों लोगों को वैक्सीन जो दे सकते थे वो नहीं दे पाए। और जितना ही वैक्सीनेशन बढ़ेगा उतना ही संक्रमण कम होगा। हम अगर 3 महीने के अंदर बढ़ा, आप देख रहे हो अमेरिका 50% नहीं पहुंचा है, अभी 46-47% वहां पर सिंगल शॉट का, अब बोथ शॉट अराउंड 30%। इसके बावजूद भी वहां पर मास्क बिना लगाए आप घूम सकते हैं, ऐसी इजाजत मिल गई वहां पर। अभी वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आया वहां। तो कहने का मतलब जैसे ही ये बढ़ेगा वैक्सीनेशन लेने का रेट, जैसे ही हम 50, 30, 40% पहुंचेंगे, हमारे पास स्थिति आ जाएगी कि हम लोग अब एक कंट्रोल्ड स्टेट में रहेंगे। क्योंकि वायरस जो है वो जैसे ही आपके शरीर में एंटीबॉडी आएगा, थोड़ा भी एंटीबॉडी आएगा रोकेगा उसको आप, तो जैसे ही वो आपका वैक्सीन का पेनिट्रेशन सोसाइटी में बढ़ेगा, वायरस आता है, वायरस को जिंदा रहने के लिए आदमी चाहिए, नहीं तो अगर आदमी की श्रृंखला ना बने तो वायरस तुरंत मर जाए। अगर हमारे पूरे देश में 1 महीने तक सारे लोग ये मास्क पहन के रहे, घर के अंदर रहे, तो वायरस भाग जाएगा। ये भागने का क्रम इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि मानव श्रृंखला टूट नहीं रही है। तो हमको कहीं ना कहीं मानव श्रृंखला को तोड़ना होगा। यह तभी संभव है जब या तो हम लोग नहीं निकले, जो संभव नहीं है एक स्थिति के बाद, या हमेशा मास्क पहन के निकले और वैक्सीनेशन की गति को कई गुना बढ़ाएं, छोटे से छोटे समय में बढ़ाएं, और आम लोगों को बताएं ये बात, वैक्सीनेशन का कोई घाटा नहीं है, फायदे के मुकाबले में कोई घाटा नहीं है। थोड़ा मोड़ा बुखार, थोड़ा मोड़ा ये कोई चीज नहीं है। आप ये सोचिए कैसी बीमारी से आपको मुक्ति नहीं होगी। मुझे पता नहीं कितना समय में लिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 12:40-45 हो रहा है, मैंने समय ज्यादा ले लिया है, क्षमा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं समाप्त करूं, एक मुझे बड़ा एक प्यारा श्लोक है जो मैं कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने का मतलब ये कि अंत में भगवान के शरण में जाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान ही देते हैं, उसके बिना नहीं है। आखिर हमारा मानव शरीर कैसे बना, ये बुद्धि अब तक सुलझी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान की कोई सत्ता हो, या कोई ऐसी सत्ता जो हमें नियंत्रित कर रही हो, उसके आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मान्यवर डॉक्टर राजेंद्र झा जी, आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए। सच कहा आपने कि धो लो हाथ कुछ भी खाने से पहले, धो लो हाथ कुछ भी खाने से पहले, ताकि जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े। पहुंच गई है गिनती लाखों में, इसे करोड़ मत होने दे, रुक जाओ अपने घर में, वतन को खाक ना होने दे। धन्यवाद। अधिक समय ना लूंगा।
अब मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने बीच, उससे पूर्व मैं कई सारे अपने बीच श्रोता बंधु हैं, किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आपके समस्या, आपके प्रश्न और हमारे मुख्य वक्ता के समाधान के रूप में। ये डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। मैं गुमला से बोल रहा हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि अभी जो इस बीमारी, इस संक्रमण को बचाने के लिए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग करना, प्राणायाम करना, काढ़ा पीना, ये सब जो बातें सामने आ रही हैं, पतंजलि की ओर से भी कई दवा विकसित की गई है, तो वो इस बीमारी के लिए कितना कारगर है? और दूसरा, जो रेमडेसिविर के बारे में भी बातचीत चल रही है, तो ये रेमडेसिविर दवा इस बीमारी के लिए है या नहीं? पहले दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूं मैं, जो मेरे लिए ज्यादा आसान है। वो ये कि रेमडेसिविर दवा जो है, जो जितने ट्रायल्स हुए, इनफैक्ट 2-3 अच्छे ट्रायल हुए तो शुरू में ही, इसलिए ये दवा जो है वो जाइका वायरस के लिए विकसित किया गया था। लेकिन ये एंटीवायरल ड्रग है जो वायरस के संक्रमण के शुरू के 3-4 दिनों में ही काम करता है, बाद में नहीं करता है, क्योंकि ये वायरल फेज जो है 1 हफ्ते के बाद नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है। तो पहले 4-5 दिनों में अगर दवा का व्यवहार हो तो मरने से बचाता नहीं है ये दवा, जिसके लिए हम ज्यादा परेशान हैं। बचाता है, आप अगर भर्ती हो गए तो 2-3 दिन का समय आपको वो एक्स्ट्रा दे देगा। अगर आप 20 दिन में ठीक होते तो 17 दिन में ठीक हो जाए, इतना ही फायदा है। लेकिन इसका हल्ला बेजोड़ है। लोग 50-50 हजार देकर, हमें तो एक मरीज ने कहा कि मैं बेंगलोर से मंगाया रांची दवा। अब सोच लीजिए ये हालत थी, जबकि सच्चाई ये है कि इसके लिमिटेड फायदे, बहुत थोड़े फायदे हैं। दूसरा प्रश्न आपका जो था योग और ध्यान, देखिए ये सब ऐसी चीज है जिसको कि आपके दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। यह बीमारी के रोकथाम के लिए नहीं है, ये आपके शरीर को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। आपका दिन जो है बेहतर होगा अगर आप उन चीजों को पालन करें। लेकिन ये बीमारी को रोक देगा, ये सब सोच के परे है ये। और इस तरह की कई दवाइयां निकली, होम्योपैथी का निकला, आयुर्वेद का निकला, ये खाओ वो, कुछ नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको बीमारी से बचना। बचने का तरीका भोजन नहीं है। अगर आप अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है, खाना नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन ही जो आपका स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट होता है। अगर प्रोटीन आपके शरीर में कम है तो आपके पास कई तरह की बीमारियां आसानी से आ सकती हैं। ये प्रोटीन का स्रोत जो वेजिटेरियन है उनके पास दही है, दाल है और कुछ नहीं है। और बाकी जो जितनी चीजें आप खाते हैं, विटामिन है, अगर बहुत थोड़े मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है, माइक्रोग्राम में, ना कि आप ढेर सारा खाएंगे। हमने देखा कुछ लोगों को 1 साल से जिंक खाए जा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? शुरू हो गया तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। जिंक का स्टोर जो है वो 5-7-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए होता है। आप खाए जा रहे हैं, शरीर से बाहर जा रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। जरूरत नहीं है। आप अगर सात्विक भोजन करते हैं या फिर बैलेंस डाइट करते हैं तो आपको अतिरिक्त भोजन की कोई खास जरूरत नहीं है। प्रोटीन का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन की कमी रहती है, क्योंकि उसके पास जो स्रोत है वो थोड़ा नियमित कम है। हमारे पास दूध दही है, छेना है, जिसको कि कई लोग जो एक्चुअल वेगान है, हमारे कई मित्र हैं बिल्कुल वेगान है, वो तो दूध दही भी नहीं खाते, तो उनके लिए और मुश्किल है। दूध दही, दाल और दाल जैसी चीजें हैं जिसको लेग्यूम कहते हैं हम लोग, उसी से आपको लाभ मिलेगा। और बाकी आप जो खाते हैं, विटामिन की 1 गोली खा ली, बहुत हो गया, सब कुछ है उसमें, क्या जरूरत है और खाने की? नहीं जरूरत है। तो इस तरह का प्रचार है, लोग लगे हुए हैं, मीडिया है, फलाना है, वो चल रहा है, एक मनोरंजन है ये। साइंस का, जहां तक साइंस की बात मैं करूंगा, इन चीजों का नहीं है। आप अगर आप गीता का पाठ करते हैं
अगर आप रामचरितमानस का आपको आत्मिक शांति मिलेगी, उसका एक मतलब है। क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, माइंड है और ब्रेन का जो इंटरफेस है, वहां पर कहीं ना कहीं आपके थॉट से रेगुलेट होता है। ये विज्ञान ने भी पाया है इसको, अवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन राम राम कर रहे हैं लेकिन शरीर और मस्तिष्क को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उससे कुछ लाभ नहीं। एक जिज्ञासा मेरी है डॉक्टर साहब। परिचय दीजिए। जी, सत्यनारायण पाठक, मैं पिटरवार बोकारो से हूँ। ऐसा है कि कई जगह देखा जा रहा है कि सेकेंड डोज लेने के बाद कुछ लोगों की तबीयत काफी खराब हो जा रही है और पता नहीं चल पा रहा है और फिर उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कई बार हमने देखा इस तरह के केसेस को। कारण ये है कि सेकेंड डोज लेने के पहले ही वो संक्रमित हो गए थे। अच्छा, है ना। मेरे खुद भाई है ना, मेरे से बड़े भाई, उनको संक्रमण हो गया। सेकेंड डोज लेने के दिन शाम को बुखार हुआ उनको, बोले जो हमारा वैक्सीनेशन से हुआ होगा। लेकिन उनसे बात हुई, पता चला कि सर्दी खांसी 1-2 दिन पहले से शुरू हो गई थी उनकी, बहुत थोड़ी थी वो बढ़ते बढ़ते फिर जो है बढ़ा उसका, और फिर तो सारे कुछ हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संक्रमण तो किसी भी दिन हो सकता है। आपको पहले वैक्सीन के बाद हो, पहले हो, बाद हो, उसके बाद हो। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वैक्सीन जो लेने गए हैं उस दिन संक्रमण था या नहीं था, या उसके 1-2 दिन के बाद। क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी एक अच्छी बात यह है कि एक शॉट लेने के बाद भी अच्छी खासी इम्यूनिटी आपकी, जो 70-80% लोग, 20% को तो मदद नहीं करेगा, उसमें 1 महीने के अंदर आपके पास अच्छी खासी एंटीबॉडी हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग उसको बढ़ाकर, अब सरकार ने भी कल परसों विज्ञप्ति जारी कर दी है कि 3 महीने के बाद आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि 1 महीने के बाद ही आपके पास काफी एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये वैक्सीन को दोष देना गलत है। हमने कई केसेस देखे, आप तो इक्का दुक्का सुने होंगे, देखे, हमने कई केसेस देखे हैं अब तक। और ये सारे केसेस में या तो वैक्सीन लेने के 1-2 दिन पहले वैक्सीन पड़ गया, या कई बार हुआ है बुखार लेकिन हल्का फुल्का होगा वैक्सीन लेने के बाद, 2-3 दिन 5 दिन परेशान करेगा, 7 दिन परेशान करेगा, खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को जो 20% ऐसे लोगों में आ जाते हैं जिनको हम नहीं जानते कौन 20% है, उन लोगों को उसी तरह परेशान करता है जैसे आम लोगों को करता होगा, क्योंकि वैक्सीन उसमें लाभदायी नहीं हुआ। इसलिए इसका लाभ तब होगा जब उस 80% लोगों में जो 20% बच गए 100 में, उन लोगों को लाभ तब होगा जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जब 50% लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। वैक्सीन, वायरस को ठहरने के लिए आदमी चाहिए। अगर 5 में से 4 आदमी को के पास वैक्सीन आ गया तो वो वायरस टिक नहीं पाएगा, एक आदमी को खोज नहीं पाएगा, भाग जाएगा। यही हर्ड इम्यूनिटी। मैं जब पहला डोज लिया था 4 अप्रैल को सर, तो लगभग 10:30 बजे के आसपास लिया था और शाम 5 बजे होते होते लगभग लगा कि फीवर आ रहा है, और रात को होते तो सर फीवर के साथ उल्टी और लैट्रिन दोनों चालू हो गया और रात भर में परेशान रहा, काफी भयभीत भी हो गया। हालांकि एक डॉक्टर से हमने संपर्क किया तो उन्होंने पैरासीटामोल खाने की सलाह दी और एक टेबलेट खाया तो फिर ठीक हो गया। तो ऐसा फिर हो सकता है क्या सेकेंड डोज में? देखिए, अक्सर हमारे यहाँ लूज मोशन, डायरिया खाने की वजह से होता है। सबसे कॉमन कारण हमारे यहाँ, सामान्य कारण है वो है भोजन में गड़बड़ी, पानी में गड़बड़ी। वायरस से वो आपका नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक किया होगा आपका, हमारा जो ओरल फीकल रूट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसलिए कोविड का मैनिफेस्टेशन डायरिया मैं बहुत कम मानता हूँ इसको पर्सनली। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि होता है, डायरिया भी होता है, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ पर 90% डायरिया जो है वो खाने से होता है, कहीं ना कहीं आप खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से होता है। इन्फेक्टेड फूड खाते हैं, हाइजीन का स्टैंडर्ड पुअर है हमारे, इसलिए होता है। वो आपका वैक्सीन से नहीं हुआ है। सर उसके पहले और उसके बाद ही बिल्कुल स्वस्थ थे। हाँ बिल्कुल स्वस्थ, 1 दिन 2 दिन होता है, खत्म हो गया, 1-2 दिन होगा खत्म हो गया। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं दिनेश कुमार मिश्र, बोकारो 2A से। अभी एक आग्रह आ रहा है कि घर में मास्क पहनना है, तो घर में मास्क किन परिस्थितियों में पहना जाए?
अगर हम सेक्टर में रह रहे हैं तो दूर दूर पर आवास है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल जी। कई लोगों ने पहले भी पूछा है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन खोजता है इस इंस्ट्रक्शन में। सरकार ने भी कहा है कि आप घर के अंदर मास्क पहनिए। ऐसी जगह में जहां पर आप लोग कई लोग रह रहे हैं, वहां आपके यहाँ घर 2 कमरा है, 5 लोग रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे वो, है ना? तो कहीं ना कहीं जो है बहुत करीब लोग आएंगे। तो दूर दूर घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ कई लोग रहते हैं जिनका कि आपस में आना, अगर वो बाहर से कोई बीमारी लेकर आया तो सबको होगा, यही है। और चूंकि ये बाहर घर के अंदर भी अगर उसको हो गया, फैलेगा पूरे घर में, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। मास्क ही चाहिए इसके लिए। ये उस स्थिति के लिए है जब आपके घर में वायरस आ गया, चाहे एक आदमी लाया हो, 10 आदमी में एक आदमी भी लाएगा तो वायरस आपके घर में आ जाएगा। तो जहां भी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं वहां मास्क का प्रयोग करना अच्छा होगा। सर मैं नवनीता सिन्हा, मेरे मन में एक सवाल आया है सर। जो सेकेंड डोज लेना है सर, वो 42 दिन के बाद लेना है या 90 दिन के बाद? देखिए 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, अब तो स्पुतनिक भी आ गया, 3 आ गया, है ना? अभी जो हम लोग 2 की बात करें, कोवैक्सीन जो है उसको 1 महीने 28 दिन के बाद लेने की बात, और कोविशील्ड को 3 महीने के बाद आप लें तो अच्छी बात होगी। 1.5 महीने की बात थी पहले, सरकार ने गलती की है वहां पर, क्योंकि 6 मार्च को ही जो है अच्छा स्टडी आ गया 2 जिसमें कि 100 कोविड इंजेक्शन लिए थे, मेरे हस्बैंड लिए थे, वो डायबिटीज पेशेंट है, तो उनको बोला गया कि आप 90 दिन बाद वैक्सीन लीजिएगा। 90 दिन बाद? हाँ। अच्छा कहा, सही कहा, गलत नहीं कहा। हम तो आज बोल रहे हैं सबको लेने के लिए 90 दिन बाद, सरकार बोल रही है यार, अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर राजेंद्र। हाँ बोलो बोलो। बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेके। तो जैसे कोई व्यक्ति बिना वैक्सीन लिए संक्रमित हो जाता है, तो संक्रमण मुक्त होने के कितने दिन के बाद पहला वैक्सीन पड़ना चाहिए, और यदि पहला डोज लेने के बाद संक्रमित होता है तो दूसरा डोज कितने दिन के बाद लेना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हृदय रोग, गर्भवती महिला, कैंसर पीड़ित व्यक्ति, गुर्दा रोग से ग्रसित जो डायलिसिस पर है, वैसे मरीज को वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और किस परिस्थिति में लेना चाहिए, कितने दिन के अंतराल पर लेना चाहिए? बहुत सारे सवाल है इसमें। पहला सवाल तो ये कह दूं कि अगर आप संक्रमित हो गए, पहला सवाल वही था शायद, अगर आप संक्रमित हो गए तो संक्रमण के बाद भी आपके शरीर में एंटीबॉडीज आएंगे, लेकिन वह कितना कारगर होगा हमें नहीं पता है। उसका स्टडी बड़ा मुश्किल है, कितने वायरस शरीर में आए, कितने एंटीबॉडीज बने, यह सब अनसर्टेन है। किसी में काफी अच्छा एंटीबॉडी बन सकता है, किसी में नहीं भी बन सकता, लेकिन बनेगा जरूर, कम वो बेस बनेगा जरूर। इसलिए कहते हैं कि 1 महीने बाद आप ले लीजिए। कई स्टडीज आए 2 महीने बाद ले लीजिए, कई ने कहा 3 महीने बाद ले लीजिए। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन का जो स्टडी था, जो हम लोग कहते हैं उसको एनआईसी का रिकमेंडेशन था कि एक पहले संक्रमण के दिन के या आरटीपीसीआर पॉजिटिव डे से 1 महीने के बाद आप पहला वैक्सीन ले लें। अगर पहले वैक्सीन के बाद आपको हुआ, वही उसमें भी लागू होगा। फर्स्ट वैक्सीन के बाद जब आपको इन्फेक्शन हुआ, उस डे से 1 महीने बाद दूसरा वैक्सीन आप लें, अगर कोवैक्सीन है तब। अगर ये कोविशील्ड है तो शायद 3 महीने। और रह गया गर्भवती महिला को छोड़कर, इसमें स्टडीज काफी नहीं है, खासकर 3rd ट्राइमेस्टर में। उसके 2 ट्राइमेस्टर हैं, पहले 2 ट्राइमेस्टर में गड़बड़ नहीं है। 3rd ट्राइमेस्टर में सोचने की बात होती है कि हम वैक्सीन तुरंत ले, यानी उस पर स्पष्ट आदेश नहीं है। विज्ञान केसेस नहीं मिले हैं इतने कि कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके। लेकिन बाकी सभी कंडीशन में, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कोई भी बीमारी, तब में वैक्सीन लेना अच्छा है, घाटा नहीं है। अलावे सिर्फ एक ही कंडीशन है जब एंटीकोगुलेंट आप ले रहे हो,
हार्ट का वाल्व लगा हुआ है एंटीकोगुलेंट, कोई बीमारी है जिसमें कि आपको एंटीकोगुलेंट, इसी स्थिति में आपको एंटीकोगुलेंट छोड़ना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, तब आप नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर रामकेश पांडे, कुदलुम रांची से। डॉक्टर साहब, जैसा कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि इस समय वायरस हवा में फैल रहा है, जबकि कुछ रिसर्चर्स ने भी ये बातें न्यूज में के माध्यम से, वैसे माध्यम से स्पष्ट किया कि हवा में ही वायरस है। तो क्या ये हवा में वायरस कितने मिनट तक है या हमेशा रहता है? मैं इसके बारे में इसमें गलतफहमी हुई है लोगों को। देखिए, हवा में वायरस टिक नहीं सकता है, भाग जाएगा, है ना। उसको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए आप तक पहुंचने के लिए। अगर हवा चल रही है तो हवा आपके पास थोड़ी दौड़कर पकड़ने आएगा, आपको नहीं आ सकता, वो भाग जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा खुली जगह में। लेकिन बंद जगह में, खुली जगह में अगर 2 मीटर दूर है किसी आदमी से जिसके पास वायरस है तो आपको नहीं दे पाएगा खुली जगह में। लेकिन अगर आप बंद जगह में है, कमरे में है, वहां वायरस काफी देर तक घूम सकता है, कई घंटे तक घूम सकता है। इसलिए जब भी आप बंद जगह में हैं, आप हमेशा कोशिश करिए किसी से ना मिले। अगर मिलने की बहुत जरूरत हो तो काफी, जितनी ज्यादा दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए। और दूसरा कोई तरीका नहीं। हमारे एक मित्र हैं जो एक कंपनी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा कमरा जो है वो बड़ा है, हमको लेकिन लोगों से मिलना पड़ता है। अब पॉलिटिशियन है, कान में कोई बात कहना चाहेंगे, परेशानी होगी उसको, ओपनली बोल नहीं सकते, उनको कुछ सीक्रेट बात करना होगा, दिक्कत तो होगी। लेकिन आप उसका ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति ना आए और आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि कौन सा आदमी वायरस लेकर आ रहा है आपको पता नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं रामेश्वर पाठक बोकारो से बोल रहा हूँ, मैं देवनगर से। सर, मेरे मन में जिज्ञासा है, ये जो अभी वैक्सीन आई है, हम लोग जो लेते हैं, तो कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद उनको बहुत हाई फीवर हो जाता है, बहुत उनको परेशानी हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसे होता है सर? तो शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता है। वैक्सीन लेने के बाद बुखार होना खराब बात नहीं है, वो शरीर आपका रिएक्ट कर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। एक कोविशील्ड वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन में रिएक्शन बहुत कम देखा गया है। उसका कारण ये है कि उसका जो बॉडी जो रिएक्ट करती है धीरे धीरे करती है। कोविशील्ड में ऐसा नहीं है, वो वेक्टर के थ्रू जाता है, एडिनो वायरस के थ्रू हम शरीर में डालते हैं, इसलिए उसमें रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कोई जानलेवा नहीं है, 2 दिन 4 दिन परेशान, कई लोगों को थोड़ा मोड़ा 1-2 दिन बुखार हुआ खत्म हो, उसे डरने की बात बिल्कुल नहीं है। वो वायरस आपके शरीर में नहीं जा रहा है, ये वायरस जो है उसको भगाने का इंतजाम हो रहा है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन के मामले में आदमी को जितना लिबरल हो सके उतना अच्छा। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं दुर्गेश नंदन सिन्हा सिनीडी धनबाद से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, कहा जाए जी, जैसे एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो HRCT टेस्ट कराया गया, उसमें उसका 0.8 आया, लेकिन फिर दवा 8 आया था, हाँ 25 में 8। उसके बाद इंजेक्शन वगैरह पड़ा, वो ठीक हो गया, तो दोबारा HRCT टेस्ट कराना पड़ेगा क्या? देखिए, कराने की जरूरत ऐसे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका फेफड़ा में वो चेंजेस आया, 8 से बहुत कम होता है, अगर 50% से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है, तो एक अच्छा खासा पोर्शन लंग को इन्वॉल्व किया है, कुछ रेसिडुअल फाइब्रोसिस रहने की जो संभावना है उसमें। इसलिए, और जैसे ही आपका शरीर संक्रमण मुक्त होगा, आपका लंग जो है वो नेचुरली भी जो है वो इम्प्रूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते बाद या 12 हफ्ते बाद एक बार HRCT आप करा सकते हैं, अगर संक्रमण बहुत ज्यादा रहा होता। अगर 30% से कम है, जैसे कि 8 है जो 30% के लगभग होगा, तो शायद कोई खास फायदा नहीं है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। अब ये अंतिम प्रश्न होगा सिद्धेश नारायण जी का, क्योंकि समय सीमा भी हमारी
है, उसके अनुसार हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सिद्धेश नारायण दास जी के बाद फिर अब कोई प्रश्न नहीं हो पाएंगे। सिद्धेश नारायण दास जी। मेरा प्रश्न यह है कि ये अभी डॉक्टर लोग जिनको भी थोड़ा बहुत भी कोविड का लगता है कि है और RT-PCR नहीं कराए हैं, तो एक दूसरा टेस्ट सब बहुत कराते हैं, जैसे डी डायमर, CRT टेस्ट, ये सब बहुत कराया जा रहा है। इसके संबंध में थोड़ी जानकारी चाहते थे। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो ये काढ़ा पीना, दूध में हल्दी डाल के पीना, क्या इस सबसे इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? ऐसा कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष है क्या? पहले प्रश्न का जवाब दूंगा आपको। ये जो कुछ और इन्वेस्टिगेशन है जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है ना, CRP, फेरिटिन, IL-6, ये सब जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इससे पता चलता है इन्फ्लेमेटरी फेज में आप अंदर गए हैं तो किस स्थिति में, अगर गए हैं तो हाँ, अगर है तो फिर कितना। तो इसलिए ये सब मार्कर है बताने के लिए कि किस गति से और किस मात्रा में शरीर में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। तो ये सब हेल्प करता है क्लिनिशियन को जानने के लिए इसमें हम स्टेरॉइड दें नहीं दें, और भी कोई दवा दे नहीं दे। तो इन चीजों के लिए हम लोग मदद लेते हैं उन चीजों का। और जहां तक काढ़ा पीने इन चीजों की बात मैं बता चुका, एक सज्जन इन्होंने पूछा था हमसे, ये सब का सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अगर आप अच्छे हेल्थ हैबिट्स रखते हैं, आयुर्वेद तो आदमी की जिंदगी को बढ़ाने के लिए है, बीमारी को ठीक करने के लिए उसमें बहुत कुछ नहीं है साइंस में, है ना। हमने कुछ अध्ययन किया है इसका, ये जिंदगी को कैसे अच्छा बनाया जाए, है ना। उसमें योग भी उसका संभवतः अंश ही है उसका, है ना। योग के अंदर आयुर्वेद जो है वो भी उसका अंश है। उसमें है कि जिंदगी को कैसे आप स्ट्रेस फ्री करिए, सुखद बनाइए, आपके बाकी अंग जो है वो मजबूत हो, इन चीजों के लिए। तो प्राणायाम या योग जो है वो कहीं, लेकिन इस बीमारी में सीधा मदद आपको नहीं कर रहा है। बाद में अगर हो गया, आपको लंग संक्रमित हो गया, तो प्राणायाम से फायदा होगा, है ना, बैलून फुलाने से फायदा होगा। तो ये सब जो है वही तरीका है। हम लोग लंबी सांस लें ताकि सारे एल्वियोलाई खुल जाए हमारे, है ना। हम जॉगिंग करें, सारे एल्वियोलाई खुल जाए। प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, अच्छी बात है, कोई घाटा नहीं, लेकिन इससे बीमारी नहीं रुक रही है। आप जो बीमार हो गए हैं कृपया मत करिए, जब अच्छी तरह ठीक हो जाए तभी शुरू करिए, क्योंकि जब आपका संक्रमित लंग है वो डैमेज फर्दर हो सकता है अगर आप प्राणायाम करना शुरू करें। नहीं जरूरत है, वो स्वस्थ शरीर का व्यायाम है, अस्वस्थ शरीर का व्यायाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने आज के इस बैठक में श्रीमान राम अवतार नरसरिया जी, क्षेत्रीय मंत्री और प्रदेश मंत्री उपस्थित हैं। अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए उनसे आग्रह। माँ भारती को नमन करते हुए विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। हमारे देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को और देश के भीतर जो कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, जितने भी इस तरह के लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कोरोना संक्रमण बचाव, भ्रांति और दिशा निर्देश विषय के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र झा जी का बहुत ही सरल और सभी बातों को समझाने वाला उद्बोधन जो उन्होंने दिया, उसके लिए हम उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा बहुत पुराना परिचय है। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए हमारे भी मित्र हैं। और डॉक्टर साहब ने जब आज अपने उद्बोधन की शुरुआत शांताकारम भुजग शयनम से की और अपने उद्बोधन का समापन भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज से की, तो मैं समझ गया कि डॉक्टर साहब की सफलता का राज क्या है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन, जिनका नाम लगभग हम लोगों सभी ने सुना होगा। तो वो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बहुत बड़े नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। उनके एक डॉक्टर मित्र थे, न्यूरोसर्जन, वो भगवान को मानते थे, और क्योंकि आइंस्टाइन नहीं मानते थे तो उनको बड़ा खराब लगता था।
कि ये आदमी के जीवन में ये बाधा है कि ये भगवान को नहीं मानते। तो एक बार जब ब्रेन का ऑपरेशन करना था उनको, तो उन्होंने आइंस्टाइन, वैज्ञानिक आइंस्टाइन को एक सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया कि विकल में एक ऑपरेशन करने वाला हूँ ब्रेन का, ओपन ब्रेन सर्जरी, तो आप वहाँ रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ रहिए। वो मित्र थे इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन आइंस्टाइन वहाँ थे ऑपरेशन थिएटर में, सारे वो सुरक्षा के साथ, और जब ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने ब्रेन खोला तो आइंस्टाइन हतप्रभ रह गए। ब्रेन की जो रचना थी उसको देखकर वो अचंभित हो गए, और जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने डायरी में केवल 2 लाइन लिखी, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड दैट इज ही इज ऑलमाइटी हु हैज क्रिएटेड दिस ब्रेन। और कहते हैं कि वहां से आइंस्टाइन को भगवान पर इतना विश्वास हुआ, और उस विश्वास के बाद ही उनकी सारी जो भगवान के आशीर्वाद और उनकी जो वैज्ञानिक क्षमता थी, उनको समाज का, देश का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलने की शुरुआत हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो आध्यात्मिक विश्वास है, ये कहीं न कहीं हमारे भीतर एक सकारात्मक सोच का निर्माण करता है, और किसी भी शत्रु से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जब हमारे शरीर में सकारात्मकता का हथियार रहता है तो हम उससे आसानी से जीत पाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत कम शब्दों में और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों को दिए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब, कोरोना से बचाव ही एकमात्र सुरक्षा है, और इसके लिए हम लोग मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज से ज़्यादा की दूरी हो, और समय समय पर हम लोग हाथ धोते रहें। इसी तरह हर घर में थर्मामीटर की तरह ऑक्सीमीटर भी हो, और ग्लूकोमीटर माने शुगर जांचने का जो यंत्र है वो भी सबके घर में रहे। तो इससे क्या है कि हम लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सकती है। और कोरोना से बचने का जो एकमात्र उपाय डॉक्टर साहब ने भी बताया वो ये है कि साहब हमारे भीतर एंटीबॉडी तैयार हो जाए। और एंटीबॉडी तैयार 2 ही तरह से हो सकती है। एक तो है कि हम वैक्सीन लेते हैं, और दूसरा है कि हम संक्रमित हो जाते हैं, उसके बाद एंटीबॉडी तैयार होती है। तो ये दोनों मिलाकर जब 70, 80, 90% तक हम पहुंच जाएंगे, तब एक कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा, ये चेन अपने आप टूट जाएगी, ऐसी संभावना लगती है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा बहुत अच्छी बात कि साहब हम प्रकृति से दूर हो गए, और प्राकृतिक संरक्षण का एक संदेश इसमें छिपा हुआ है। असल में क्या है कि हमारा और वायरस का बहुत पुराना साथ है, संबंध है। वायरस हमारे साथ हमेशा रहा है, लेकिन ये जो वायरस है ये पेड़ पौधों में, जानवरों में पहले जगह खोजता है, और अब क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये खनन के चक्कर में वनों को काटा गया, जानवरों को किसी न किसी कारण से मारा जा रहा है, तो जब वनों की संख्या, पेड़ों की संख्या कम हो गई, जानवरों की संख्या कम हो गई, तब इनका जो स्थान है वो मानव शरीर बन गया। और वो मानव शरीर, क्योंकि शहर तक ये जब संक्रमण आ गया और मानव शरीर उसको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनाकर रखना चाहता है, और इसके जो आवश्यक सुरक्षा के जो निर्देश हैं उनको वो मानता नहीं है स्वभाव से, इसलिए मानव शरीर उसको तुरंत ही मिल जाता है, और यह भी एक संक्रमण तेजी से फैलने का कारण है। तो डॉक्टर साहब ने इस तरह से प्राकृतिक संरक्षण का भी हमको संदेश दिया है, और शाकाहारी भोजन हम करें, इसका भी एक संदेश इसमें छिपा हुआ है। आज का जो डॉक्टर साहब का उद्बोधन है उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, और इस वेबिनार के माध्यम से इसमें जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और सब लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। अंत में श्री रामअवतार साहू जी, विभाग प्रमुख, साहेबगंज विभाग। धन्यवाद ज्ञापन।